9 + 4 -5 और बच्चे साइन 30 होता है हाफ। तो 2 10 जा 20, तो आप पे आया 10 × 10⁻⁻5। बेटा पावर 1 पावर -5 पावर -4, 1 -5 -4 टॉर्क की यूनिट। बेटा टॉर्क की यूनिट क्या होती है, यहाँ से निकालोगे तो बहुत धोखा खाओगे। टॉर्क होता है हमेशा फोर्स इंटू कितना, आर्म ऑफ द कपल। याद आया, फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल। फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर्म ऑफ द कपल की यूनिट मीटर। तो फोर्स की वैल्यू हुई न्यूटन, टॉर्क की यूनिट हुई न्यूटन मीटर। यहाँ से निकालोगे तो भी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे। देखो यहाँ से कैसे आएगी, टॉर्क की पी की हुई कितनी, कूलम मीटर, और ई की वैल्यू कितनी है, न्यूटन पर कूलम। यहाँ से यहाँ कैंसिल हुआ, न्यूटन मीटर दोबारा आ गई। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक प्रोटॉन, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स एक्सिस। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 1 डायमेंशनल है। तो ये है बेटा, आपको बोला है एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मूव कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक्स एक्सिस में है। तो आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में है, मतलब 1 डायमेंशनल है, तो आपको फोर्सेस के डायरेक्शन निकालनी है। तो लेटर से ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो नोटेशन लगा देते हैं ई एक्स। अब मैंने प्रोटॉन मतलब ये P+ और इलेक्ट्रॉन को छोड़ा। तो बच्चों अब हमें फोर्स देखना है, कितना कितना लग रहा। तो फोर्स और फोर्स, तो एक फोर्स मैं देख लेता हूँ किस पे, लेटर से F1 है फोर्स ऑन प्रोटॉन पे जितना फोर्स लग रहा है, और F2 है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, तो प्लस और माइनस के सिंबल लेंगे। आपको भी पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, बस एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। याद है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E=F/Q। तो F की वैल्यू कितनी आई, QE। Q होगा चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज आप +E मानो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है EX, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप -E मानो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है EX। बेटा प्लस मतलब है ये बात कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हुई, अगर यहाँ प्लस है इसका मतलब प्रोटॉन तो आगे ही जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल या अलोंग है। ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा जाएगा, पीछे की साइड, क्योंकि अगर प्रोटॉन आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्रोटॉन अगर सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रॉन अपोज करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल ली और डायरेक्शन भी निकाल ली है, दोनों चीज़ें हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ये हम पे एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m enters electric field and balance itself. Find एक काम करते हैं, पार्टिकल की जगह इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं।
क्या हमें फ़र्क पड़ेगा, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी तो होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m enters the electric field and balance itself. Find formula for electric field. Formula for electric field. ठीक है, ये तो एक काम करेंगे बच्चे, हमें यहाँ क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है। चलिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है और अपने को बैलेंस कर रहा है। देखो बच्चों, बैलेंस मतलब हो गया इक्विलिब्रियम, क्योंकि जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो 100% चांसेस हैं कि वो मूव करे, बैलेंस नहीं करेगा। बैलेंस मतलब वो रेस्ट में नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा उसको कोई चीज़ बैलेंस कर रही होगी, कोई ना कोई। क्या हो सकती है वो चीज़ जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करे? तो सबसे पहला कंटेंडर आता है बेटा वेट। कैसे? लेट अस से ये प्लस है, ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को जा रही है ऐसे, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और ये हम पे वो इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज -e है। ठीक है, ये हम पे वो इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज -e है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, इस पे लेट अस से ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लग रहा है। तो इसके हिसाब से तो इसे ऊपर ही जाना चाहिए था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है तो नीचे आ जाता है ना, कुछ भी चीज़ हो सकती थी। तो यहाँ प्लस बना सकते हो आप, यहाँ माइनस बना सकते हो। अब तो इसको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस नीचे की तरफ आएगी, एरो चाहिए उल्टे बना लो आप, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि प्लस से माइनस आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी। तो भाई इलेक्ट्रिकल जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन में देखा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाना चाहिए था पर जा नहीं रहा, बैलेंस कर गया, ये रेस्ट में आ गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया। तो इस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर ये ऊपर है तो इसे एक नीचे डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, और वो डाउनवर्ड फोर्स होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको ये समझ में आ गया, बैलेंस कंडीशन आ गई। बैलेंस कंडीशन तभी आ सकती है जब इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटी वाला फोर्स क्या कर ले, बैलेंस कर ले, चार्ज को मास बैलेंस कर ले। बच्चों इलेक्ट्रिकल फोर्स का हमने फॉर्मूला अभी देखा, QE होता है, और ग्रेविटी का हमेशा फॉर्मूला mg होता है, वेट का। ठीक है, ये वेट है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वेट है। तो यहाँ पे होगा mg, ठीक है, mg हो गया, और यहाँ QE हो गया। ठीक है, QE, बेटा Q की जगह -e लिख देते हैं, m तो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से फॉर्मूला कितना आया, -mg/e आ गया। e यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड। चलिए चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। फोर पॉइंट चार्जेस कौन कौन है? QA 2 माइक्रोकुलम, QB -5 माइक्रोकुलम, QC 2 माइक्रोकुलम, QD -5 माइक्रोकुलम are located at corners of स्क्वायर। एक स्क्वायर है ABCD, उसके कॉर्नर्स में है ये, और उसके बेटा साइड आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर। फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलम एट द सेंटर। 1 माइक्रोकुलम जो है सेंटर में, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा वो हमें देखना है। ठीक है, नेट फोर्स देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 4 पॉइंट चार्जेस हैं, QA, QB, QC और QD। ये कहाँ हैं?
स्क्वायर के सेंटर में लोकेटेड हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स में लोकेटेड हैं, स्क्वायर की सारी साइडें सेम होगी, सबको 10 सेंटीमीटर माना है और सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो उस पर बताना है नेट फोर्स कितना होगा। सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो उस पर बताना है नेट फोर्स कितना होगा। तो ठीक है, इसे डायग्रामेटिकली बनाते हैं। यहाँ बनाते हैं, यह हमने माना अपना स्क्वायर, ये ए बी सी डी, ऑर्डर मत तोड़ना, ए बी सी डी, ऐसे थोड़ी जाओगे ए बी सी डी, ए बी सी डी। एक साइड दिखा देते हैं सिंबलाइज करके, 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 × 10⁻² मीटर आ गई। अब देखिए ए पे कितना चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ लिख लेते हैं 2, सारे माइक्रो में है ना, ठीक है, माइक्रो बाद में लगाएंगे। 2 ए पे, -5 बी पे, 2 सी पे और -5 डी पे। और सेंटर अगर ओ है और उस पर +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, माइक्रो बाद में ही लगाएंगे, तो आपको बताना है कि फोर्स कितने होंगे ओ पे लगने वाले। तो बच्चों देखो, ओ पे एक फोर्स तो कौन लगाएगा, ए लगाएगा, ऐसे है ना, एक लगाएगा बी, एक लगाएगा सी, एक लगाएगा डी, ए बी सी डी, ठीक है ये। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, आपको भी पता है जो 0 पे या ओ पे 1 माइक्रोकूलम जो चार्ज है उस पे जो 2 लगाएगा, आपको भी पता है उसे क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 2 1 लिखा जाता है ना। तो ऐसा नहीं लिखेंगे F1 F2 F3 F4, FA FB FC FD, FA FB FC FD सही रहेगा, है ना, FA FB FC और FD लिख देंगे, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। मेन बात यह है कि एक डायरेक्शन माननी पड़ेगी और देखने पड़ेंगे ये फोर्सेस कितने हैं, है ना। क्या निकालने की भी ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता निकालने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप देखो AO में क्या क्या चार्ज है, 1 और 2, OC में कितना चार्ज है, 1 और 2, तो दोनों एक जैसे नहीं है। ये देखो AO और OC, AO AC OC, 1 2 1 2, ऐसे देखो 1 -5 1 -5, जब भी ऐसा हो ना आंसर 0 आएगा, फोर्स का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। पर प्रूफ करेंगे आज, ठीक है, आज प्रूफ करा जाएगा। 0 लिख लेना अगर ये 2 मार्क्स का हो, पर ये 5 मार्क्स में आता है तो प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आपको भी पता है, मैं एक काम करता हूँ, इसे F1, इसे F2, इसे F3 और इसे F4 मानेंगे, ठीक है। F1 F2 F3 और F4 माना जाएगा। तो क्या करते हैं, डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे दें, तो आप एक काम करो, देखो ये 1 और 2 अगर बाहर को निकले, इनमें रिपल्शन हो, तो इनमें भी तो रिपल्शन होगा और ये भी कहाँ निकलेगा, बाहर को। सर और क्लियर, तो एक काम करो, फोर्स की डायरेक्शन माइनस साइन मत देखे करो, प्लस माइनस मत देखे करो, हमेशा बड़े की तरफ भेजो, बड़े की तरफ। 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2 बाहर गया। 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2 बाहर गया। 0 और माइनस मत देखो, सिर्फ वैल्यू देखो। 0 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बाहर गया। 0 और 5 में बड़ा कौन है, 5, माइनस मत देखना। 0 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बाहर गया। इस फोर्स का नाम FA, इसका नाम FB, इसका नाम FC, इसका नाम FD। वेक्टर लगाना मत भूलना, ये लगा दिया। चलिए अब FA अगर आपको निकालना है तो निकाल लो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ये जो है ना, ये छोटी सी चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ। आपको ही पता आंसर 0 है, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। BCD भाई ये देखो, ये 10 है, 10 दे रखा है ना, 10 अभी सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, और ये भी कितना है, 10। तो आप बताओ ये कितना होगा। देखिए ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, कुल मिला के 200। 200 से 200 मतलब 100 × 2, 100 का रूट कितना, 10, 10 बाहर आया, तो ये कितना हुआ, 10√2। 10√2 बेटा, 10√2 पूरा डायगोनल है, तो आधा कितना होगा, 5√2। तो ये चीज़ क्या होगी, 5√2।
बेटा ये भी सेम होगी 5√2, ये भी सेम 5√2, ये भी सेम 5√2। तो हमें आर भी मिल गया अपना। आर क्या होता है, जहाँ से फोर्स निकालना या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उसे आर मानते हैं। आर हमारा कितना आ गया, 5√2 आ गया। और 5√2 ये जो आपका आया ये किस में आया, सेंटीमीटर में आया। इसे मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको भी पता है कि एफ ए और एफ सी क्या हैं, सेम है। तो दोनों को एक साथ निकालते हैं, एफ ए और एफ सी को, दोनों को साथ में ही निकालते हैं, एफ ए और एफ सी को, ठीक है। कितना होगा, तो आप ना 1/4πε0 लिखोगे। एक चार्ज नहीं आएगा, यहाँ फोर्स है Q1 Q2, तो चार्ज क्या क्या है, 1 और 2 हैं। तो 1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम और अपॉन में आर का स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। तो Q1 Q2 आपने देख ही लिया है, एफ ए 1 और 2 है और माइक्रो में दिया था आपको, और आर का स्क्वायर। तो आर आपका कितना है, अभी आपको बताया 5√2 है। तो 5√2, और भूलना मत ये सेंटीमीटर में है तो मीटर 10⁻⁻2। तो आर का स्क्वायर, ये दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। तो क्यों ना इन्हें एफ ले लें। अब बच्चे आप एक बात बताओ कि जब ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, एफ ए ऊपर एफ सी नीचे, तो इनके बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। और देखो एफ डी नीचे एफ बी ऊपर, तो इनके बीच में भी एंगल कितना बना, 180 डिग्री बना। बड़ा सा बनाना है ये डायग्राम, है ना। तो आपको ये पता चला देखो दोनों सेम आगे, तभी मैं बोल रहा था 0 है। तो सिंस एफ ए और एफ सी देखो देखो इक्वल तो हैं और अपोजिट है। अपोजिट क्यों है, क्योंकि एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इनका नेट एफ ए सी मानता, कितना मानता, एफ ए सी, तो वो एफ ए सी कितना होता, या तो एफ ए माइनस एफ सी होता और या एफ सी माइनस एफ ए होता। आज तो कोई फ़र्क नहीं है ना, दोनों बराबर हैं। और दोनों अगर एफ हैं तो एफ माइनस एफ कितना आएगा, 0। एफ माइनस एफ कितना आएगा, 0। तो मतलब ये तो कोई फोर्स दोनों लगा नहीं पाए। सेम हम ऐसे ही करेंगे किसका, एफ बी और एफ डी का। एफ बी, जब ये खतरनाक क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, ये हमेशा 0 थोड़ी होगा, वैल्यू ही तो बदलनी है। 2 की जगह यहाँ -5 कर दूँ और यहाँ 2 कर दूँ, अब क्वेश्चन करना पड़ेगा बड़े से ना, तो मेथड आना चाहिए, दोनों में लगा सकते हैं, है ना। एफ बी और एफ डी, एफ बी और एफ डी। चलिए तो इसको हम एफ डैश मान लेते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 1/4πε0, जैसे एफ बी निकालना चाह रहे हो आप, तो देखिए चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकुलम और यहाँ कितना है, -5 माइक्रोकुलम। तो आप लिखोगे 1 माइक्रोकुलम, फिर -5 माइक्रोकुलम, और डिस्टेंस तो वही रहेगी कितनी, 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। और ये हमने अभी इस्टेब्लिश करा कि एफ बी और एफ डी के बीच में भी कितना एंगल है, 180 डिग्री है। तो अगर यहाँ पे मैं एफ बी डी निकालना चाहूँ, कुछ भी लिखो, इसे डी भी लिखो बी डी लिखो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये होगा एफ बी माइनस एफ डी। और क्योंकि दोनों एफ डैश के ही बराबर हैं तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि 180 था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0। तो अगर मैं बोलूँ फोर्स नेट ओ पे 2 की वजह से होता, वो 2 क्या थे, 2 तो नहीं थे, 4 थे। कौन कौन 4 थे, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी। पर देखो एफ ए और एफ सी मिलके एफ ए सी बना रहे हैं, एफ ए और एफ सी मिलके कितना बना रहे हैं, एफ ए सी। और एफ बी और एफ डी मिलके कितना बना रहे हैं, एफ डी डी, एफ बी डी। एफ बी और एफ डी जो हैं मिलके कितना बना रहे हैं, एफ बी डी। तो दोनों को 4 फोर्स को मिला के 2 कर दिया। उन 2 फोर्स में से कौन से हैं, एक तो आपके कितना है भाई, एक आप पे है कितना, एफ ए सी, और एक है एफ बी डी। अब आपको ये देखना है इनके बीच में क्या बनेगा, क्या बनेगा मतलब कि कितना प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो बच्चों ये जो चीज़ है, तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, आप खुद देखेंगे डायगोनल स्क्वायर के 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। कितने पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे, है ना। देखो 0 है तब भी देखो कितना दिमाग लगा रहे हैं, 90 पे करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसे मैं थोड़ी देर के लिए F1 और इसे F2 मान लेता हूँ, क्योंकि आपको दिखाना है जब 90 होगा तो कितना आएगा। तो F = F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस
2f1f2 फार्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पे आएगा cos 90 और cos 90 आपका कितना होता है देखो x y, डायगोनल 90 पे करेंगे ना, cos 90 0 आता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, तो आप पे आया अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखोगे अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और क्योंकि ये दोनों जीरो हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आपका 0 ही आएगा, तो नेट फोर्स ऑन ओ कितना है 0 है, हमेशा नहीं होगा इसलिए मेथड बताया, ठीक है। ये चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपसे ये पूछूं क्वेश्चन कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर 0 क्यों होती है, तो आपका रीज़न होगा क्योंकि इनसाइड जो होता है फ्री स्पेस होता है और फ्री स्पेस में कोई चार्ज हो ही नहीं सकता, तो चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से 0 है। तो क्या हमेशा जब चार्ज 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा नहीं है ज़रूरी कि चार्ज 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में रहती है तो आप अपने कोर्स में मान सकते हैं, वैसे हमेशा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं आप में, एक है Q1 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम और एक है आप पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं 4Q and Q आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन एयर। तो पहला है यहाँ पे क्वेश्चन, एट what point on the line between them is electric field is 0, किस पॉइंट में इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यह है क्वेश्चन, ठीक है। आप पे क्या है क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस हैं 4Q, Q, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो आपको बताना है कि 1 मीटर के बीच में कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो पहले आप क्या करो, ये चार्जेस बनाओ, क्या है ये चार्जेस, एक है 4Q, दूसरा है आपका Q, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर ही ले लो उसे, है ना, सेंटीमीटर में मत करो चेंज, ठीक है। और हमने क्या करा, इसे A मान लिया और इसे B मान लिया, और इनके बीच में ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी है, 0 होनी है, तो क्यों ना इसे यहाँ मान लिया जाए और इस पॉइंट को बोल दिया जाए C, और C पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी होनी है, 0 होनी है, और इस C पॉइंट की A से दूरी x मीटर मान ली जाए, और यहाँ से फिर दूरी कितनी हो जाएगी, अगर पूरा 1 है, इतना x मीटर है, तो ये होगा 1 - x मीटर, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बच्चों C पे 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक होगी किसकी वजह से, 4Q, और एक होगी Q की वजह से। और आपको भी पता है, देखो पॉजिटिव दूर ही जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर जाती है, तो इस C पे जो A की वजह से होगी वो ऐसे दूर जाएगी, तो दूर कैसे दिखाओगे आप, इस 4Q से दूर कैसे दिखाओगे, इधर को दिखाओगे,
ठीक है, तो ये इसे हम बोल देते हैं ई एट ए। अच्छा, अब ये क्यू भी पॉजिटिव है तो इससे भी दूर भागेगी, तो दूर ऐसे मानना है ना, ऐसे नहीं कि यहाँ से आ रही, तो दूर ऐसे मानना, तो ये क्या आ जाएगी ई बी। मैं कहने ये चाह रहा था कि जब भी सेम साइन होंगे तो भाई 180 तो आएगा, इनके बीच में भी अभी भी कितना है 180। अगर दोनों दूसरे से दूर जाएं या पास आएँ तो कितना होता है 180 होता है, तो 180 डिग्री है। इसका मतलब अब आंसर आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सी पे वो कितनी होनी चाहिए, हमें नहीं पता बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं ई ए माइनस ई सी, ई ए माइनस ई बी, ऐसे लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखो भाई ये ई सी तो आपको 0 दे रखा है, ये ई जो है सी पे कितना है 0, इसलिए तो मैं बोल रहा था किसी को भी आगे पीछे रख सकते हो। तो ई सी 0 हो गया, ई सी 0 बराबर कितने के ई ए माइनस ई बी के, तो ये माइनस इधर आया, तो आप पे ई बी बराबर कितने के आ जाएगा ई ए के आ जाएगा। और अगर ई बी ई ए के बराबर आ गया तो ई बी की आप वैल्यू लिखो, कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी पे कितना चार्ज है क्यू, और बी की दूरी कितनी है, बी की सी से दूरी कितनी है 1 - x, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर आता है, एक ही चार्ज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और इधर लिखेंगे ई ए, तो ई ए है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए पे चार्ज कितना है 4q, और दूरी कितनी है सी से x, तो x का स्क्वायर, इतना लिखना है ना। अब क्या करना है, काटना है बच्चों, इससे ये काटा, आप पे क्या बचा q/1 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा 4q/x²। अब q से q भी कैंसिल हुआ, q से q कैंसिल हो गया। अब यहाँ करेंगे हम, घूमना चाहिए ज़िंदगी में है ना, तो यहाँ पे करें तो कितना आया 1/1 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 4/x²। बच्चों क्वाड्रेटिक मत बनाना, क्वाड्रेटिक मत बनाना, इसे खोलना मत, बात मानो मेरी, क्योंकि एक रूट ना एक से बड़ा आएगा, मेरी बात मान लो, कर लेना है ना, रफ में करना पर है ना, क्वाड्रेटिक मत बनाना, क्योंकि एक रूट एक से क्या आएगा बड़ा आएगा। मैं चाह रहा हूँ आप रूट करो दोनों साइड, तो इधर भी रूट और इधर भी कितना रूट, तो 1 का रूट तो 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 का रूट 2, और x² का रूट x, तो इसको इधर भेजो x × 1x, और यहाँ आया 2 1 - x, तो इसको खोलेंगे तो x = 2 - 2x आ जाएगा, -2x उधर जाके +2x होगा, तो -2x + x कितना, +2x + x कितना 3x, 3x की वैल्यू 2 आई, और फाइनली यहाँ लिख रहा हूँ x की वैल्यू आई 2/3 मीटर। अब आपको ये भी बताना है 2/3 कहाँ से, तो a से कितने पे आया 2/3, तो ये कितना होगा 1/3, तो आपको ये भी बताना है 2/3 फ्रॉम कहाँ से a से, 1/3 क्यों आया, अरे देखो खुद 2/3 + 1/3 कितना आएगा 3/3, 3/3 मतलब 1 जो कि पूरा है, तो 2/3 फ्रॉम 1 और 1/3 मीटर फ्रॉम b, तो ये 2 आपके आंसर हो जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। मैसेज पढ़ते रहें, ग्रुप में अपडेटेड रहें, थैंक यू। गुड इवनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। देखिए इससे पहले आपने डायपोल के बारे में पढ़ लिया, डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ लिया, टॉर्क के बारे में पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, आपके 2 चैप्टर निपट चुके हैं, पहला था क्वांटाइजेशन, दूसरा आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज हम तीसरा शुरू कर रहे हैं, और तीसरे टॉपिक का जो सब चैप्टर है तो उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल में हमें गॉस थ्योरम्स के बारे में भी पढ़ना है और बहुत सी चीज़ें आगे पढ़ती रहनी है, ठीक है। तो पहले हम एक काम करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट कर दो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है तो हम ज़रा समझते हैं। मान लो कि मेरे लिए इन्फिनिटी यहाँ है, ठीक है। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी
वो डिस्टेंस है जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकें। नहीं, ये नहीं होता। इन्फिनिटी क्या होता है, हर सिस्टम के लिए अलग होता है, ठीक है। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर उसका इन्फिनिटी हो सकता है। हमारे लिए जहाँ तक हमारी आंखें देख ना पाए वो इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। तरह तरह की चीज़ों के लिए अलग अलग तरह का इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो आज मेरा इन्फिनिटी ये है, ठीक है, मेरा इन्फिनिटी ये है और यहाँ पे मैंने कोई ए पॉइंट माना है, ठीक है, और ए मेरा ऑब्जर्वेबल पॉइंट है, ऑब्जर्वेबल पॉइंट है। तो फिज़िक्स में देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या दी है कि मान लो इन्फिनिटी में कोई चार्ज है Q, ठीक है, Q नॉट मान लो, चलो, है ना, ये कि मान लो चलो Q ही मान लो अभी के लिए, Q नॉट के बाद में मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो इन्फिनिटी में हम पे कोई चार्ज है Q, ठीक है, और हम चाहते हैं ये Q चार्ज इस A ऑब्जर्वेबल पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। Q जो इन्फिनिटी में है वो इन्फिनिटी से कहाँ आ जाए, A पे आ जाए, ठीक है। तो बच्चों देखो खुद ब खुद नहीं आ पाएगा, अगर खुद ब खुद इसे आना होता तो कब का यहाँ पहुँच चुका होता, हम फिर डिस्कस नहीं कर रहे होते इस चीज़ को। तो ये अपने आप तो नहीं आएगा, ऑन इट्स ओन ये खुद तो नहीं आ सकता, तो हमें कुछ एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा ताकि ये Q जो चार्ज है इन्फिनिटी में, ये Q चार्ज इन्फिनिटी की जगह छोड़ के A पॉइंट पे आ जाए और हम इसे ऑब्ज़र्व कर सकें। तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, उसी काम का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, उसी काम का नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इट इज़ द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, कोई सा भी चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। ये हमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा वर्क डन है जो हमें करना पड़ेगा ताकि हम किसी चार्ज Q को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट A पे मूव कर दें। तो हमें इन्फिनिटी से इस चार्ज को नीचे की तरफ मूव कराना है, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वैसा होगा तो नहीं, पर मैंने आपको बताया इन्फिनिटी हर चीज़ के लिए अलग है। जैसे चींटी के लिए जो इन्फिनिटी होगा वो हमारे लिए तो सर्टेन डिस्टेंस होगा, चींटी को 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट डिस्टेंस लगता होगा, हमारे लिए वो रोज़ की बात है। तो इसी तर्ज पे मैं इन्फिनिटी और A का बीच के डिस्टेंस को R मान लेता हूँ। तो हमारे ये जो Q चार्ज है जो इन्फिनिटी में है उसे R डिस्टेंस ट्रैवल करके A पॉइंट की साइड आना पड़ेगा, और जितना हमें काम करना पड़ेगा उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया वर्क डन ऑन एनी चार्ज, यह आपने 10th में भी पढ़ा था, पोटेंशियल इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज। और यहीं से देखो हम इसे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहली बात देखो आप कि V कोई रियल कंसेप्ट नहीं है, ये एक इमेजिनरी चीज़ है, क्योंकि इन्फिनिटी किसी ने कभी नहीं देखा, तो ये एक रियल कंसेप्ट नहीं है, कोई भी रियल कंसेप्ट यहाँ पे लग नहीं रहा, नो रियल कंसेप्ट, ठीक है। और पोटेंशियल को हम लिखते कैसे हैं, हम ऐसे लिखते हैं VA इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो, वही बात, इन्फिनिटी से हम कहाँ लाएंगे, A पे लाएंगे। तो लिखते इसे ऐसे हैं, नोट इसे ऐसे करते हैं VA इन्फिनिटी, मतलब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से A पॉइंट पे लाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसे आगे बढ़ाते हैं, होगा कैसे। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस वेक्टर को R मान लेते हैं। बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, वर्क जो होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस और अपॉन चार्ज। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय चार्ज, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय चार्ज। अब एक काम करते हैं, इस चार्ज को लालच देते हैं कि भाई तू नीचे आ A पॉइंट पे, तेरा यहाँ फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, इसे ये बोलेंगे कि भाई तेरे जैसे ही भाई लोग A पॉइंट पे भी रहते हैं, तेरे जैसे, जैसे तू है वैसे ही बहुत से चार्जेस यहाँ पे रहते हैं, और एक चार्ज हम दिखा देंगे और उसी का नाम क्या है, Q नॉट है। ये Q नॉट हमारा कौन सा चार्ज होता है, टेस्ट से चार्ज होता है। हम बोलेंगे कि एक टेस्ट चार्ज है नीचे, तो जा और उस पर अटैक कर, नीचे जा। तो यहीं से देखिए Q यहाँ है, Q नॉट यहाँ है, इन्फिनिटी में आपका Q है, A पे आपका Q नॉट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है,
तो जब दो चार्जेस हों तो उन दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो देखिए मैं कितनी चालाकी से Q को ऐसे रहने दे रहा हूँ, S को ऐसे रहने दे रहा हूँ। S यहाँ क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम बाद में जाके R ले लेंगे, जो कि ये रहा S यही तो है R। तो आपको अभी लेना है तो अभी ले लो, R ले लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फोर्स जो है, फोर्स की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, फोर्स में यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्जेस का प्रोडक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये R ऊपर ही है बच्चों, तो मैं बाद में लिखूंगा, है ना, कहीं तुम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दो चार्जेस कौन है, किसी को भी आप लिखो, Q नॉट आगे पीछे लिख लो, और डिस्टेंस का स्क्वायर, R का स्क्वायर। फोर्स यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 यहाँ पे Q हो गया, Q2 यहाँ पे Q नॉट हो गया, और साथ में ये तो फोर्स हुआ, और डिस्टेंस को हम कितना मान रहे हैं, R। तो देखिए बच्चों हुआ क्या, R से एक पावर कैंसिल हो गई, और Q से भी ये नीचे वाला Q कैंसिल हो गया। तो आप पे देखिए V बचा कितना, आप पे जो V था वो आप पे बचा, देखिए ऊपर कितना है, Q नॉट है, और नीचे कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, या R, हाँ बच्चों R होगा, क्योंकि पावर कट गई ना, तो R होगा। तो आपने ये देख लिया V जो है Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ रहा। कोई कोई इसे Q नॉट लिखता है, कोई कोई इसे Q भी लिख देता है बड़ा, है ना। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आपका V आया। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो काम होता है जो हमें करना होगा जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी ए पॉइंट में लाना चाहें। उसका फार्मूला होता है पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से एक टेस्ट चार्ज मान के निकाल सकते हैं। फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R का स्क्वायर, ठीक है। एक S को हमने डिस्टेंस को R मान लिया, और नीचे Q चल ही रहा है, Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, और बहुत से बुक में यहाँ पे Q नॉट लिखते हैं, है ना। तो Q नॉट कटेगा, फिर Q ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो तरह तरह की बातें हैं, पर कंसेप्ट, मूल बेसिक कंसेप्ट यही रहेगा। तो आपने पोटेंशियल समझा। यहाँ से हमें सबसे खास बात क्या पता चली कि पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के फॉर सिंगल चार्ज। जब हम किसी सिंगल चार्ज को ला रहे हैं, जब हम सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से किसी रिक्वायर्ड पॉइंट में ला रहे हैं, तो उसके बारे में, उसके लिए पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। आपको ये पता चला कि पोटेंशियल का मूल फार्मूला तो यह है वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q। और आपने एक और चीज़ देखी, पोटेंशियल का एक और फार्मूला है Q अपॉन 4 पाई Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये भी होता है आप। चलिए हम यहीं से पोटेंशियल की यूनिट बनाते हैं। तो देखिए SI यूनिट क्या होगी। SI यूनिट वैसे इसकी दो होती है, तो पहली बता रहा हूँ मैं, दूसरी आप जब आएगा मौका तो जगह छोड़ के रखें। तो पहली यूनिट देखिए वर्क की होती है जूल, चार्ज की होती है कुलम, तो ये आपका बना जूल पर कुलम। पोटेंशियल की यूनिट क्या बनी, जूल पर कुलम। और बच्चों पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ऐसी बहुत सी क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन तो होती हैं पर वो स्केलर होती हैं। जैसे टेम्परेचर हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी मूव करेगा, प्रेशर हमेशा हाई से लो मूव करेगा, पर सारे ये कैसी क्वांटिटी हैं, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी ही पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, पर इसकी डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और बच्चों हमेशा हाई पोटेंशियल में होता है पॉजिटिव, और लो पोटेंशियल में होता है नेगेटिव। तो हमेशा पोटेंशियल जो होगा वो फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे आपने सेल देखा होगा, ड्राई सेल 5 रुपये का आता है, जैसे पैनासोनिक निप्पो का, उसमें ये जो होता है पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो आप हमेशा से बचपन से करंट की डायरेक्शन
पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते थे, क्योंकि पॉजिटिव का पोटेंशियल नेगेटिव के पोटेंशियल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। पॉजिटिव का पोटेंशियल नेगेटिव से ज़्यादा होता है, इसलिए आपने ये डायरेक्शन दिखा रखी है। चलिए बात करेंगे अब डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के डायमेंशन क्या होंगे? तो पोटेंशियल होगा वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क ऊपर, चार्ज नीचे। जो वर्क अपॉन चार्ज के डायमेंशन आएंगे वो हमारे पोटेंशियल के भी डायमेंशन हो जाएंगे। तो देखिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस और चार्ज आपका I इंटू टी होता है। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज होता है करंट इंटू टाइम और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। चलिए इनके डायमेंशन निकालना शुरू करते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस भी करा था, कृपया करके वो क्लास देखें और पता करें यहाँ पे सर ने ऐसा क्यों लिख दिया। फोर्स होता है MLT-2। एस आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लिखते हैं L, लेंथ। करंट खुद ही फंडामेंटल है तो इसके लिए A लगेगा और T आपका टाइम है तो इसके लिए लगेगा T। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे, देखो M सिंगल, M की पावर 1, L 1 और 1 कितना 2, ये 1 पावर, ये 1 पावर, कुल मिला के कितनी 2। अब देखिए T ऊपर -2 है, नीचे 1 है, ये 1 भी जब ऊपर जाएगा तो -1 कहलाएगा और -2 और -1 हो जाएगा -3। ठीक है, और A भी ऊपर जाएगा तो A की पावर क्या बनेगी -1। तो ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे। देखिए मास ऐसी L इंटू L हुआ L², T की पावर -1 ऊपर गई, -2 पहले से है, बेस सेम पावर ऐड होंगी, मल्टीप्लाई नहीं। -2 -1 को 2 नहीं लिखोगे, -2 -1 को -3 लिखोगे और A भी ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ करता है। चलिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी करना है। और इसके बाद हम जो पढ़ने चाह रहे हैं एक्चुअली में वो चीज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, और वहीं पे मैं आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझा पाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है। पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई रियल कंसेप्ट नहीं होता। असली में जो कंसेप्ट होता है रियल, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है असली कंसेप्ट। तो अब जो हम पे चीज़ आएगी उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे हम डेल्टा V से डिनोट करेंगे, डेल्टा V से। चलिए तो कैसे हम डिनोट करेंगे और सारी बातें देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। वही बात, मान लो हम पे यहाँ पे 2 पॉइंट हैं A और B। देखिए पुराने डायग्राम और इस डायग्राम में चेंज क्या आया, यहाँ पे इन्फिनिटी हुआ करता था, जबकि यहाँ पे आज क्या है, यहाँ पे आज क्या है, B पॉइंट है, और इस B पॉइंट पे कोई चार्ज है। चलो आज हम इसे Q0 मान लेते हैं, खेलना चाहिए फिजिक्स के साथ। आज हम इसे Q0 मान लेते हैं और हम चाह रहे हैं कि ये जो Q0 चार्ज है ये B से कहाँ आ जाए, A पे आ जाए। ये B से कहाँ पे आ जाए, A पे आ जाए। ठीक है, B से A पे आ जाए। अब देखिए हम कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। आपको भी पता है B से A की डिस्टेंस आप R मान लोगे, R, पर ये R इतना भी आसान नहीं है। 2 पॉइंट जैसे A और B हैं, अगर ये किसी स्पेस में है, जैसे ये वाइट बोर्ड हमारे स्पेस है, तो इनका कोई रेफरेंस पॉइंट हमें मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस नहीं है, इनके रेफरेंस पॉइंट हमें मानने पड़ेंगे कुछ। और रेफरेंस पॉइंट हमेशा हम क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। तो यहाँ पे हम ओरिजिन मान लेंगे। पहले भी था ओरिजिन, पर मैंने दिखाया नहीं क्योंकि इन्फिनिटी से ओरिजिन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। और हम 2 पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, एक एरा और एक एरा। 2 हमने पोजीशन वेक्टर बनाए। जो O को A से जोड़ रहा है, जो O को A से जोड़ रहा है, उसका नाम बोल देते हैं R1 वेक्टर। ठीक है, जो O को A से जोड़ रहा है
उसका नाम बोल देते हैं R1 वेक्टर, और जो O को B से जोड़ रहा है उसका नाम बोल देते हैं R2 वेक्टर। ये दोनों पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। एक वेक्टर आपका कौन है, OB है, OB की वैल्यू कितनी मानी मैंने, R2, और एक पोजीशन वेक्टर आपका OA है, और OA की वैल्यू आपने कितनी मानी, R1। और जैसे हमने पिछले साल पढ़ा ही था कि जो आपका AB होगा, AB जो डिस्टेंस है वो AB डिस्टेंस क्या होगा, OB फाइनल माइनस OA इनिशियल। AB डिस्टेंस क्या होगा, OB माइनस OA होगा, OB माइनस OA, फाइनल माइनस इनिशियल। O इज़ द रेफरेंस पॉइंट। बच्चों नीचे से OB की वैल्यू बताओ कितनी है, R2, और OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू है R1, और AB की वैल्यू कितनी है, R है। तो आपको समझ में आया कि AB तो है OB माइनस OA, AB आपका R है, OB आपका R2 है, और OA आपका R1 है। अब देखिए होता कैसा है, जैसे चार्ज को B से A लाना है ना, तो फिज़िक्स ने क्या बोला, इसे सीधा नहीं लाओ। फिज़िक्स ने बोला पहले B से O ले जाओ, फिर O से A लाओ, B से O, O से A। ऐसा करके हम यहाँ पे वेक्टर कंसेप्ट लगा पा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ लगा पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, कभी कभार करना पड़ता है ये, है ना, B से O, O से A। तो बच्चों हम पे दो तरह के पोटेंशियल बन गए। दो तरह के कौन कौन से पोटेंशियल बन गए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप दो केस ना बनाएं, यहीं पे दोनों केस सीख लें। चार्ज को B से A भी ले जाया जा सकता है, और दूसरी बात A से B भी ला सकते हैं। दोनों हैं, B से A और A to B, B से A, A to B, B से A, A to B। तो हम दो पोटेंशियल निकालते हैं। एक पोटेंशियल हमारा VA हो जाएगा, दूसरा पोटेंशियल हो जाएगा VB, ठीक है। दिख नहीं रहे पर यहाँ पे भी कुछ चार्जेस होंगे, जैसे यहाँ पे कोई हम चार्ज दिखा सकते हैं Q, पर आज इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, VA और VB देखेंगे। बच्चों हमने देखा था पोटेंशियल का सिंगल चार्ज के लिए फार्मूला होता है Q ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे और R नीचे, ठीक है, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आज हमारा Q कितना है, Q0 है। तो हम क्या करेंगे, VA में देखिए Q0 आया ऊपर, इधर भी VB में कौन आया, Q0, लगाया अपॉन, यहाँ पे लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे R वो आएगा जो A के साथ रिलेटेड है। तो आपको पता है वो R जो A के साथ रिलेटेड है, A के साथ, वो R1 है। तो यहाँ पे आएगा R1 वेक्टर, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे वो R आएगा जो B के साथ रिलेटेड है, मतलब OB वाला कितना है, R2 है। तो ये दोनों हमने लिख दिए, R1 और R2। अब आप यहाँ पे दो तरह के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक तो होगा डेल्टा V जब हम B से A आए, डेल्टा V जब हम B से A आए। तो डेल्टा V जब हम B से A आएंगे तो आपको भी पता है यहाँ फाइनल कौन है, B से तो हम आ रहे हैं, तो B तो हमारा इनिशियल हुआ, A पे हम पहुँच जाएंगे तो A हमारा फाइनल हुआ। तो हम लिखेंगे VA माइनस VB, जैसे यहाँ लिखते हैं बेटा AB, तो OB माइनस OA जो पीछे आ रहा है उसे बाद में लिखते हैं, है ना, यहाँ पे उल्टा कर दिया, VA माइनस VB, ठीक है, वो वेक्टर है और ये चेंज है, वो वेक्टर है, ठीक है। तो डेल्टा V B से A, मतलब हमारा फाइनल कौन है यहाँ, A है, और इनिशियल कौन है, B है, ठीक है, AB OB माइनस OA, ठीक है, वो भी ठीक है, यहाँ पे BA, हाँ तो ठीक है। अब डेल्टा V B से हम देखेंगे VA कितना है। तो समझदार लोग क्या करेंगे कि जब इन्हें माइनस ही करना है तो जो चीज़ कॉमन है वो बाहर निकाल ले। जैसे यहाँ पे Q0 क्या है, कॉमन है, उसे बाहर निकाला। जैसे यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, इसे भी कहाँ निकाला, बाहर निकाला। तो अंदर क्या बच गया, सबसे पहली बात एक ही करेंगे, तो जब Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा R1 माइनस ये वाला,
और VB में जब ये दोनों चीज़ें बाहर आ जाएंगी तो आपके अंदर बचेगा R2। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, डेल्टा V B से A Q0 अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2। ठीक है, VA मतलब R1 पहले, VB मतलब R2 बाद में, A वाला R1 पहले, B वाला R2 बाद में। मैंने बोला था दोनों केसेस यहीं देख लेंगे। तो आप एक और काम करिए, और डेल्टा V अगर चार्ज A पे इनिशियली होता और B को जाता तो डेल्टा V आप बोलते A से B, और यह हो जाता आपका VB माइनस VA, क्योंकि B आपका फाइनल हो जाता और A आपका इनिशियल हो जाता। देखो करना वही है, दोनों से Q0 कॉमन आता, 4πε0 भी कॉमन आता। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है क्योंकि B पहले है तो B का R पहले लिखा जाएगा जो कि कितना है, R2 है, और A बाद में है तो A का R बाद में लिखा जाएगा जो कि कौन है, R1 है। ठीक है, तो डेल्टा V B से A में R1 माइनस R2 और डेल्टा V A से B में R2 माइनस R1 हो गया आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि मैं आपसे कह रहा था कि पोटेंशियल की भी बात यहीं से आएगी, जो हमारा पोटेंशियल था उसके बारे में भी हमें यहीं से पता चलेगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा। तो कुछ हम यहाँ मिटा देते हैं और छोटा सा देखते हैं कि मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस का ही स्पेशल केस है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, स्पेशल केस है। अब देखिए एक काम करते हैं, B की जगह यहाँ इन्फिनिटी मान लेते हैं। B की जगह यहाँ कितना मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहेंगे कि जिसमें हम इन्फिनिटी से A आना चाह रहे हैं। ऐसा हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि जिसमें हम इन्फिनिटी से कहाँ आएंगे, A में। तो इन्फिनिटी आपका इनिशियल हो जाएगा और A आपका क्या हो जाएगा, फाइनल। काम वही करना है, काम क्या करना है, Q0 और 4πε0 कॉमन लेना है, 4πε0 कॉमन लेना है। बस अब मैं बस एक काम करूँगा, देखो R1 तो रहा पर R2 आपका इन्फिनिटी बन गया, R1 रहा पर R2 आपका इन्फिनिटी हो गया। ज़रा आप खुद समझ के देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस R1 को मैं R मान रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए देखना है ना, R1 को R मान रहा हूँ और R2 को इन्फिनिटी मान रहा हूँ, तो मैं इस R2 को इन्फिनिटी इसलिए मान पाया कि ओरिजिन से इन्फिनिटी का डिस्टेंस तो इन्फिनिटी ही होगा, ओरिजिन से इन्फिनिटी का डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। मैं A से नहीं बोल रहा हूँ इन्फिनिटी का डिस्टेंस कि इन्फिनिटी होगा, मैं बोल रहा हूँ ओरिजिन से इन्फिनिटी का डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अब आप जैसे पहले करते थे वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं कि आप ये निकालते थे ना R मतलब पहले आपने AB निकाला था ना, AB क्या था, OB माइनस OA था, OB माइनस OA था, और OB आज आपका O इन्फिनिटी है और O इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, माइनस OA आपका कितना है, R है। ठीक है, तो AB आपका क्या आया, AB आपका आया इन्फिनिटी माइनस R। ठीक है, और इन्फिनिटी से कुछ भी माइनस करो तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आई है, वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ ये थी कि ओरिजिन से इन्फिनिटी का डिस्टेंस तो इन्फिनिटी है, ओरिजिन से A का डिस्टेंस R है, पर जब इन दोनों को माइनस करा जाएगा और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो यही तो होगा, या तो R माइनस इन्फिनिटी और या तो इन्फिनिटी माइनस R। और इन्फिनिटी से कुछ भी माइनस करो कितना आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी से आप कुछ भी माइनस करो क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्फिनिटी आएगा। तो अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि Q0 अपॉन 4πε0, देखिए फाइनल कौन है, A का डिस्टेंस कितना माना आपने, R माना, और इनिशियल कौन है, ये डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे। आई समझ में बात। यहाँ पे क्या करते थे भाई, इन्फिनिटी से अगर आप A जा रहे हो
तो R1 माइनस R2 करते थे, अभी तो करा था R1 माइनस R2। R1 आज आपका कितना है, R है, और R2 आज आपका कितना है, इन्फिनिटी है। तो बेटा 1/∞ तो 0 होता है, 1/∞ कितना होता है, 0। तो Q0/4πε0 1/r तो ऐसे रहा, 1/∞ आपका 0 बन गया। तो आप सीधा आंसर आया Q/4πε0r, जो कि हम अब तक लिखते आ रहे हैं। तो आपको ये पता चला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ही केस है, कुछ नई चीज़ नहीं है, ठीक है, इसी का केस है, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि डेल्टा वी जो है, अगर ए से बी लिख दिया तो वी बी माइनस वी ए होगा, और डेल्टा वी बी से ए लिख दिया तो वी ए माइनस वी बी होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डेल्टा वी की यूनिट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लो वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो गई तो कोई यूनिट नहीं होगी, वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल होगी तो कोई यूनिट नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। आप खुद मानिए, जैसे आप पे एक हाथ में 3 किलो है, एक हाथ में 5 किलो है कुछ चीज़, 2 किलो में दोनों को जोड़ के कितना हुआ, 3 किलो और 5 किलो 8 किलो। तो मैंने क्या करा, 2 हटा दिया वहाँ से, 2 किलो हटा दिया, तो 6 बचेगा या 6 किलो, 6 किलो बचेगा। तो यूनिट तो वही रहती है, वैल्यूज़ चेंज होगी। मान लो ये 5 वोल्ट होगा, ये 2 वोल्ट होगा, तो 3 थोड़ी बचेगा, 3 वोल्ट बचेगा। तो यूनिट इसकी भी कितनी होगी, वही वोल्ट्स। वोल्ट्स इसकी SI यूनिट होती है, और आपको पता है पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क आपका क्या होता है, जूल होता है, चार्ज आपका क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो इसकी 3 यूनिट बन गई, किस किस की, या तो पोटेंशियल की और या तो पोटेंशियल डिफरेंस की। दोनों में कोई डिफरेंस है भी नहीं, वैसे एक ही चीज़ है दोनों। तो पहली यूनिट तो सर वोल्टे के नाम पे वोल्ट्स बन गई, दूसरी आपकी बन गई जूल पर कूलम, और तीसरी के लिए मैंने आपको बोला ही था क्या करना, जगह छोड़ के रखना। हालांकि देखो वोल्ट भी आपकी एक नई चीज़ आ गई, पर मैं चाह रहा था ये आप इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े दोबारा, पर आ गया तो क्या करें, आज वोल्ट इसकी पढ़ लो और जूल पर कूलम यहाँ से देख लो। ज़्यादातर आपको वोल्ट ही यूज़ करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे हुआ, ठीक है। डायमेंशन इसके भी वही होंगे जो वहाँ आए थे, क्या थे, m1 L² T-3, और क्या था, m1 L² T-3 और a की पावर -1 था, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए एक और कंसेप्ट है इसमें, वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पे, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे।